हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडुजीवा पे। तो जैसा कि हमने बताया था, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे और भी बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके कोर्स हम लोग कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें आपका मैथमेटिक्स का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। और आज से मैं आप लोगों की जीके की कोर्स यानी जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस या सामान्य ज्ञान की कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। हम लोग एक एक करके सारे के सारे सब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं सबको एक एक करके स्टडी करेंगे। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा भारतीय राज व्यवस्था और संविधान हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये एक मेजर सब्जेक्ट होता है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन को पूछे जाते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। लेट अस मूव। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। मैंने तो ये बता दिया कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एम क्या है। तो हमें टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन ब्रीफ, हमें सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करना है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करते जाना है। एंड टू अंडरस्टैंड पॉलिटी फ्रॉम बेसिक्स, आपको पॉलिटी का पूरे बेसिक लेवल से मैं पढ़ाऊंगा, पूरे जीरो लेवल से। अगर आपको पॉलिटी का यानी राज व्यवस्था या फिर संविधान का अगर कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी आप इस कोर्स के माध्यम से सब कुछ समझ पाओगे। और अगर आप पढ़े हुए हो तो आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो पाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, सी ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बाकी आरआरबी हो, जो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी कवर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये तो हमें ऑब्जेक्टिव पता चल गया क्या क्या है स्टडी का, और ये किन किन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके एसएससी हो गए या फिर यूपीएससी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें पॉलिटी में पढ़ना क्या क्या है, यानी राज व्यवस्था में हमें पढ़ना क्या क्या है। लेट अस मूव। तो सबसे पहले हम लोग कोर्स का ओवरव्यू देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे कि हमारा भारत संविधान होता क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, राज व्यवस्था होता क्या है, हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा भारतीय संविधान का क्या हिस्ट्री है, यानी इतिहास है। हमारा भारतीय संविधान कैसे कैसे बना है। आप सभी को पता है हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ और हमारा संविधान 1950 यानी 1950 में लागू हुआ। लेकिन ये जो भी लागू हुआ, जो भी संविधान हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि 1947 या 1947 से पहले आप सभी को पता है कि हमारा देश ब्रिटिश शासन के अंदर में था। अब ब्रिटिश शासन के अंदर में था तो उन्होंने भी तो कोई ना कोई एक्ट, कोई कानून, वो सारी चीजें बनाए होंगे यहाँ पे गवर्न करने के लिए, अपना प्रशासन शासन चलाने के लिए। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे वो इंडिया पे कैसे शासन करते थे। उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा भारतीय संविधान का निर्माण एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी हम लोग संविधान सभा के बारे में जानेंगे कि हमारा जो इतना अच्छा संविधान, द बेस्ट संविधान जो हमारा बनाया है, उनको किन किन लोगों ने बनाया था, उनका क्या क्या योगदान है, और वो संविधान सभा जिन्होंने हमारा इस संविधान बनाया उनको गठन कैसे हुआ था, उनको कैसे चुने गए थे वो लोग। ये सारे चीजों के बारे में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे भारतीय संविधान के कौन कौन से फॉरेन सोर्स हैं, यानी स्रोत हैं। हम लोग बाहरी कौन कौन जगह से हम लोगों को किन किन संविधानों से हमें मदद मिला है, इनके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड आर्टिकल्स,
आप आगे मैं बताऊंगा पूरे अच्छे से कि हमारे संविधान को अलग अलग पार्ट्स में यानी भाग में बांटा गया है और अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा गया यानी आर्टिकल्स में लिखा गया है। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सबको कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, शेड्यूल को हिंदी में हम लोग अनुसूची कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भाई तुम बताओ कि शेड्यूल 2 में किस बारे में बात करता है, यानी दूसरी अनुसूची किस बारे में बात करती है, चौथी अनुसूची किस बारे में बात करती है, कोई भी अनुसूची किस बारे में बात करती है, उसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हमारा भारतीय संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था जो 1950 में लागू हुआ था, उस समय हमारा टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब धीरे धीरे अमेंडमेंट होते हुए यानी संशोधन होते हुए हमारे संविधान का संशोधन होते होते अभी प्रेजेंटली 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान की और क्या क्या विशेषता हैं, इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रियम्बल यानी हम लोग उद्देशिका या फिर प्रस्तावना, हमारा संविधान का क्या प्रस्तावना है और क्या उद्देशिका, ये सब आप अगर कोई भी बुक पढ़ते हो, एनसीईआरटी की अगर बुक पढ़ते हो या कोई भी आप अपने टेक्स्ट बुक पढ़ते होगे तो वहाँ आपके फर्स्ट पेज पे हर एक बुक में लिखा रहता है प्रियम्बल या फिर उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। कौन सा बात होता है वो, इंग्लिश में बोले तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ ... ये सारी चीजें। उसके बाद हमारा अगर हिंदी में बोले तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी ... ये सारी चीजें इसमें आती है। ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा संविधान का ऑब्जेक्टिव बताता है कि हमारा संविधान है क्या, वो पूरा का पूरा इसमें सार लिखा हुआ है। कुछ ही वर्डों में हमें सारा सार लिखा हुआ है, तो हमें सारे वर्ड को समझने पड़ेंगे कि कौन कौन से वर्ड क्या कहते हैं। इस पे तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये चीजें, ये वर्ड हमारे प्रियम्बल में है या नहीं है, अगर है तो उसका क्या मीनिंग है। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, तो हम प्रियम्बल पढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे और क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप लोगों को लगेगा कि हमारा ये पॉलिटी राज्य व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाइयों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन एंड मर्जर ऑफ इंडियन स्टेट्स। आप सभी को पता है कि जब हमारा देश ब्रिटिश के शासन में था, ब्रिटिश के अंडर में था, तो क्या थे, 2 तरह के शासन हुए करते थे। यानी एक जहाँ पे ब्रिटिश का अपना खुद का रूल हुआ करता था और दूसरे राजे रजवाड़े, छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, जहाँ ब्रिटिश यानी अंग्रेज लोगों का डायरेक्ट शासन तो नहीं था लेकिन वहाँ उनका इन्फ्लुएंस था, जिसको पैरामाउंसी भी कहते हैं, वो वहाँ पे उनके ऊपर था। तो 2 तरह के हो गए, एक हो गया ब्रिटिश प्रोविंस यानी अंग्रेजी प्रांत और दूसरे प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियायत या फिर राजे रजवाड़े। तो वहाँ 1947 के बाद हमारे पास लगभग 565 राजे रजवाड़े थे। तो और उसमें आप सभी को पता है हमारा देश का विभाजन हो गया। कैसे कैसे हुआ, इंडिया पाकिस्तान में हमारा देश विभाजित हो गया। अब विभाजन तो एक हो चुका था और हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे इन सारी रियायतों को, इन राजे रजवाड़ों को भारत में विलय कराया जाए या फिर मर्ज करवाया जाए या फिर इंटीग्रेट करवाया जाए, उनको कैसे इंटीग्रेट करवाया जाए। इसमें हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ा रोल निभाया था। उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल था। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो पटेल स्कीम क्या था, उन्होंने कौन कौन सा एक्सेशन वगैरह ये सब काम किया था। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारे कौन कौन से राज्य, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जो हैदराबाद के निजाम थे, या फिर जम्मू कश्मीर, इन सबको कैसे मिलाया गया, या फिर भोपाल भी था, इन सबको कैसे मिलाया गया, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। यूनियन को हिंदी में हम लोग संघ कहते हैं और टेरिटोरी मतलब राज्य क्षेत्र, मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि किस हिसाब से हमारे संघ बना हुआ है, सारे राज्यों का फेडरेशन या फिर संघ और या फिर यूनियन बना हुआ है। वहाँ वर्ड यूनियन का क्यों यूज नहीं हुआ है और यूनियन का यूज हुआ है, फेडरेशन का वो यूज क्यों नहीं हुआ है। हमारे संविधान में कहीं भी वर्ड फेडरेशन का यूज नहीं हुआ है,
बल्कि हमारा संविधान ने यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया, यानी संघ का इस्तेमाल किया है। उन्होंने बोला है, हमारा फर्स्ट आर्टिकल ही कहता है इंडिया दैट इज भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब आपको सबको पता है या फिर नहीं पता है, हम लोग आगे देखेंगे कि जो हमारे स्टेट्स है, अभी जितने स्टेट्स हैं 28-29 जितने भी स्टेट सब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। ये उस समय में इतने नहीं थे, कम स्टेट थे। कितने स्टेट थे उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन धीरे धीरे अलग अलग मुद्दों को उठा के अलग अलग राज्यों की मांग शुरू हो गई, जिसमें भाषाई राज्य यानी लिंग्विस्टिक स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लोग वहाँ के नेता भाषा के आधार पर अपना राज्य का, अलग राज्य का मांग करने लगे। उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे स्टेट्स बने। जैसे हमारा बिहार से झारखंड अलग हुआ, या फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, या फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ, और भी बहुत सारे स्टेट, नए नए स्टेट बने, टूटे, ये और जुड़े। ये सारे चीजों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिटीजनशिप, जिसको हिंदी में हम लोग नागरिकता कहते हैं। तो हमारे संविधान ने नागरिकता को लेके यानी सिटीजनशिप को लेके किस तरह के प्रोविजन दिए हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि कौन भारत का नागरिक होगा, वो हमारे संविधान ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स, जिसको हिंदी में हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, बताओ? 6। टोटल हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, और हमारे संविधान के ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 में उल्लेखित हैं, 12 से लेकर 35 में दिए गए हैं। इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन से हमारे 6 मौलिक अधिकार मिले हुए। इस पे तो क्वेश्चन 100% बहुत सारे एग्जाम में आता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बिना अधिकार का हम सिटीजन का पास अगर कोई अधिकार ना हो तो हम क्या, हमारी वो इंपॉर्टेंस रह जाएगी। तो हमें क्या मौलिक अधिकार मिले हुए, हमारे संविधान ने हमें क्या अधिकार दिए हुए हैं, इनको जानना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी बन जाता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान में ने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्व संविधान में बताया हुआ है। इसका ये क्या बोलता है, ये बताता है कि देश किस तरह प्रोग्रेस कर सकता है, किस तरह अपनी नीतियां, अपनी पॉलिसी फ्रेम कर सकता है, ताकि देश का भला हो, कल्याण हो। ये सारी चीजें उसमें एक एम के तरह है कि भाई सरकार तुमको ये तुम कर सकते हो। सरकार के ऊपर कोई एक थोपा नहीं गया कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ये नहीं है। इसमें ये है कि हाँ तुम इस पे चलोगे तो देश को आगे ले जा सकते हो। जैसे पंचायती राज था, पंचायती राज के बारे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही बताया गया था, और फिर धीरे धीरे बाद में आप सबको पता है, मैं आगे बताऊंगा, 73वां और 74वां संशोधन यानी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके पंचायती राज को लिया गया है, और भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आधार पे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आई होप कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट है सारा चीज, और ये हमें अपने के बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है कि हमारा संविधान, हमारा राज व्यवस्था कैसा, हम जिस देश में रह रहे हैं वो किस तरह का है, वो जानना हमारे लिए एज ए सिटीजन भी, एज ए नागरिक भी बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखते हैं और हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो देखिए उसके बाद हमें स्टडी करना है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, यानी हमने इससे पहले क्या देखा, फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकार। हमें कुछ अधिकार मिले हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, हमारे कुछ ड्यूटी भी बनते हैं। तो वही हमें संविधान ने हमारे लिए क्या क्या ड्यूटी निर्धारित किए हैं, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है हमारा अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का संशोधन, यानी संविधान को कैसे संशोधित किया जा सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमारा संविधान 1950 में बना था और अभी 2020 चल रहा है, 19-20 चल रहा है या जितना भी चल रहा है। तो अभी के समाज के हिसाब से, अभी के सोसाइटी के हिसाब से हो सकता है कि वो जो 1950 में बना था वो सुटेबल ना हो। तो उस हिसाब से संविधान का
टाइम टाइम पे संशोधन होना बहुत ही जरूरी बन जाता है। तो उसी में लोग देखेंगे कि संविधान के संशोधन के लिए किन किन तरह के प्रोविजन दिए गए हैं, किन किन तरह के प्रावधान दिए गए हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट संशोधन अभी तक किए गए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव आप सभी को पता है देश का 3 अंग कौन कौन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इसका मतलब हिंदी में अगर कहे तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये हमारे अंग है। या सेंट्रल लेवल पे भी यानी केंद्र के लेवल पे भी और स्टेट के लेवल पे भी, दोनों जगह हम लोग पढ़ेंगे कि केंद्र के लेवल पे कैसे कार्यपालिका काम करती है, विधायिका काम करती है और न्यायपालिका काम करती है, और स्टेट लेवल पे यानी राज्य लेवल पे भी कैसे ये काम करते हैं। इसके बारे में लोग देखेंगे। आप सबको नॉर्मल आइडिया पता ही होगा कि एग्जीक्यूटिव में जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही 2 तरह के हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इन सब के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। फिर लेजिस्लेचर होता है, हमारा देश का लेजिस्लेचर कौन होता है, विधायिका कौन होता है। अगर केंद्र के लेवल पे देखे तो कौन, पार्लियामेंट यानी संसद, जिसमें 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ये तो हो गया आपका विधायिका का। उसके बाद केंद्र के लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी हमारे विधानसभा होते हैं। इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे प्रावधान है। यही हम लोग एग्जीक्यूटिव में देखेंगे। प्रेसिडेंट क्या होते हैं, उनके क्या पावर दिए गए हैं, उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है और उनको कैसे हटाया जा सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेंगे और भी मिनिस्टर्स के बारे में जानेंगे। सांसद कैसे चुन के जाते हैं, इलेक्शन वगैरह उनका कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस पे स्टडी करेंगे। और उसके बाद हमारा न्यायपालिका में हम लोग जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो होते हैं उनका कैसे चुनाव होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बोथ एट सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल, यानी सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी कैसे ये तीनों अंग यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका काम करती है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन देता हूँ, परिचय देता हूँ। आपको तो कंटेंट मैंने बता दिया कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अब हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं कि संविधान होता क्या है, क्योंकि हम लोग संविधान ही पढ़ेंगे इसमें। भारतीय राज्य व्यवस्था में मेन चीज हम लोग को संविधान पढ़ना है, तो हमें ये जानना जरूरी बन जाता है सबसे पहले कि संविधान होता क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये होता क्या है भाई। तो चलिए स्टडी करते हैं, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री यानी हमारे देश का ये मूलभूत कानून है जिसको सबको मानना पड़ेगा। फंडामेंटल लॉ का मतलब यानी मूलभूत कानून का मतलब ये सबको मानना पड़ेगा। यहाँ ये आइदर सिटीजन और गवर्नमेंट, या तो नागरिक हो या फिर सरकार हो, सबको इस कानून को मानना ही पड़ेगा। तो ये हमारा फाउंडेशनल लॉ हो गया कंट्री का। इसी के आधार पे हमारे जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी एक्ट पास होते हैं देश में, आप रोज सुनते होंगे कि ये एक्ट पास हुआ, ये एक्ट पास हुआ, अलग अलग एक्ट पास होते रहते हैं, कानून पास होते रहते हैं, लेकिन वो सब भी संविधान के ऊपर ही आधारित रहते हैं। उसके कोई भी ऐसा प्रोविजन, कोई भी एक्ट पास होता है तो उसका कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं हो कि वो संविधान को वायलेट करे। ऐसा कानून सही नहीं होगा। अगर वो जुडिशियल रिव्यू में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको गलत ठहरा सकती है। इन सब चीजों के बारे में लोग जानेंगे आगे। और क्या है ये संविधान होता है क्या? इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच गवर्नमेंट और गवर्नेंस ऑफ कंट्री इज बेस्ड। मतलब ये हमारे देश का मौलिक सिद्धांत है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। किस तरह का फंडामेंटल प्रिंसिपल है? जिसपे कि हमारा देश की सरकार या फिर शासन चलती है। हमारा देश का शासन कैसे चलेगा, उन सब चीजों के बारे में संविधान में दिया गया है कि हमारा राष्ट्रपति ऐसे चुने जाएंगे, राष्ट्रपति का ये पावर होगा, प्राइम मिनिस्टर ऐसे चुने जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर का ये पावर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री और जो भी जितने लोग होते हैं सरकार में, वो कैसे शासन प्रशासन को चलाएंगे, वो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। वो उसका मौलिक सिद्धांत है, मौलिक रूल है कि वो कैसे चलेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। और ये क्या बताता है हमें, संविधान क्या बताएगा? इट विल टेल अस अबाउट द फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट।
यानी हमारे सरकार के अलग अलग अंग, अलग अलग ऑर्गन कैसे काम करेगी उनके बारे में ये बताएगा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा, हाई कोर्ट कैसे काम करेगा, या फिर हमारा संसद कैसे काम करेगा, विधायिका कैसे काम करेगी, ये सारी चीजें कैसे काम करेगी, और भी जो जो ऑर्गन हैं, संवैधानिक ऑर्गन है, वो कैसे काम करेगी उसके बारे में ये बताएगा। और बताएगा कि हमारे देश के सरकार का हमारे सिटीजन के साथ क्या रिलेशन है, सिटीजन के साथ उनको कैसे ट्रीट करना है, ये सारी चीजें भी हमें संविधान बता देगा। उसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया कि संविधान क्या होता है। सबसे पहला फाउंडेशनल मूलभूत कानून होता है, दूसरा ये एक मौलिक सिद्धांत है जिसपे कि हमारा देश चलता है, देश की सरकार चलती है, देश का शासन चलता है। और ये क्या बताता है, सरकार के अलग अलग अंग कैसे काम करती है वो भी ये बताएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि we know that almost all the democratic countries possess a written constitution, मतलब हमारे लगभग जितने भी लोकतांत्रिक यानी फिर डेमोक्रेटिक देश हैं उन सब के पास एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटेन संविधान है, लिखा हुआ संविधान है। एक उसके अपवाद में देखें तो एक यूनाइटेड किंगडम है या फिर जो ब्रिटेन है उनके पास रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ये एक अपवाद है, लेकिन ऑलमोस्ट इसके अलावा जितने भी कंट्री हैं और वो अगर लोकतांत्रिक हैं तो उनके पास संविधान जरूर है। ये आपको पता चल गया कि संविधान होता क्या है और संविधान रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे आप लोगों को इंट्रोडक्शन तो पता चल गया। अब हम लोग अभी सिंपल भाषा में हम लोग अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं कि हमारा संविधान का मेन फीचर क्या क्या है। इसके बारे में हम लोग आगे और स्टडी करेंगे, हमें पूरा डीप में जाना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें डीप में जाना पड़ेगा, लेकिन हम सिंपल भाषा में अभी देखते हैं। इन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिंपली देखते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन है ये, तो देखते हैं। तो देखिए आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये ध्यान रखिए कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, लागू नहीं हुआ था, पारित हुआ था। किसके द्वारा? बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा के द्वारा इस दिन पारित हुआ था, पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था। ये 26 जनवरी 1950 नहीं, 26 जनवरी 1950 को तो पूरी तरह लागू हो गया था, लेकिन ये बन 26 नवंबर 1949 को ही गया था। इसका मतलब हमारा संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। उन्होंने 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को पारित कर दिया, लेकिन वो पूरी तरह से लागू, इट केम इनटू फुल ऑपरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। वो 26 जनवरी 1950 जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग हर एक साल ये मनाते हैं। कब? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस बनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान कंप्लीट हो गया था और उसी दिन हमारा पारित हो गया था। तो संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को और हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को। अब मैं आगे और बताऊंगा ही, लेकिन 26 जनवरी 1950 का डेट को ही क्यों चुना गया? ये क्यों चुना गया कि भाई 26 जनवरी, हमारा तो 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था संविधान, फिर ये क्यों चुना गया कि 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग संविधान को लागू करेंगे? ऐसा इसलिए है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, जो आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरे देश में पूर्ण स्वराज की यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की थी। इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही 26 जनवरी डेट, ये जो 26 जनवरी है इसीलिए 26 जनवरी को चुना गया है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये हम लोग बेसिक देख रहे हैं, हम लोग इसके बारे में और अभी देखेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें कितने भाग थे? टोटल 22 भाग थे। हमारा संविधान को 22 पार्ट्स में 22 भागों में बांटा गया था और उसमें उन 22 भागों के अंदर 395 आर्टिकल्स थे, यानी अनुच्छेद थे। कितने? 395
या 395 आर्टिकल या फिर अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। कितने? 8 शेड्यूल, 8 शेड्यूल्स वेयर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा 1950 में लागू हुआ था, उसमें 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूची। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखने के लिए आपको याद रहना चाहिए कि हमारे ओरिजिनल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अब ये अलग अलग टाइम में संशोधित होता चला गया। धीरे धीरे आपको मैंने संशोधन के बारे में तो आगे बताऊंगा, नॉर्मली बता दिया आपको संशोधन क्या होता है। धीरे धीरे हमारा संविधान टाइम टू टाइम संशोधन होता गया और हमारे में 8 पाठ, भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां बढ़ती घटती चली गई। इसके बारे में लोग देखेंगे। और हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिटेन लिखा हुआ संविधान है हमारा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमारा संविधान कितना वास्ट है और कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप सभी को पता होगा कि 1950 में बनने के बावजूद हमारा देश, बगल में आप पड़ोसी को देख लो, पाकिस्तान को, वो हमारे साथ ही आजाद हुआ था, हमारे साथ ही उसका पार्टीशन हुआ था। लेकिन वहां बहुत बार मिलिट्री रूल, मिलिट्री तख्ता पलट हुआ, मिलिट्री ने वहां शासन किया। लेकिन हमारा देश का संविधान इतना मजबूत था कि 1950 से अभी तक 2020 तक पूरी तरह देश हमारा लोकतांत्रिक है, पूरी तरह मजबूत है। अभी तक इसमें और कोई पार्टीशन नहीं हुआ। इसके लिए हमें गर्व करना चाहिए कि हमारा संविधान निर्माताओं ने, हमारे संविधान सभा के लोगों ने, संविधान सभा के मेंबर्स ने, सदस्यों ने कितना अच्छा संविधान बनाया। हमारे फोर फादर्स ने कितना अच्छा संविधान बनाया। और इसमें हमारे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बारे में लोग आगे देखेंगे कि क्या योगदान था। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसके बारे में लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता चल गया कि भारतीय संविधान, अब ये तो आपको पता चल गया कि हमारा भारतीय संविधान के बारे में ओवरव्यू हमने जान लिया, इंट्रोडक्शन जान लिया कि हमारा भारतीय संविधान है क्या, किस तरह हमारा, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन, परिचय जान लिया कि संविधान होता क्या क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भारतीय संविधान का इतिहास। सॉरी, हमारे भारतीय संविधान का क्या इतिहास रहा है, क्योंकि हमें ये हमारा अभी का जो संविधान है, हमारा अभी का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमें इसका इतिहास को खंगालना पड़ेगा, इतिहास को समझना पड़ेगा। तभी हम लोग इसके बारे में आगे देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप सबको पता है कि पहले मुगल का यहाँ शासन होता था, मिडिएवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत के अंत में हमारे मुगलों का शासन हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट एम्पायर कौन थे हमारे मुगल के? लास्ट स्ट्रॉन्ग एम्पायर, लास्ट स्ट्रॉन्ग औरंगजेब। औरंगजेब सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे। उसके मरने के बाद, उनके डेथ के बाद जो मुगल शासन था वो धीरे धीरे बढ़ते चला गया। जो छोटे छोटे राजा थे, नवाब थे, वो लोग अपना अपना ऑटोनॉमी मांग करने लगे। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल शासन जो है वो कमजोर होता गया। चलिए, वो तो होता गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमें संविधान को समझने के लिए ब्रिटिश को समझना पड़ेगा कि अंग्रेज लोग यहाँ कब आए। तो देखते हैं संविधान। आप सभी को पता है या नहीं पता है तो ये याद रखिए कि 1600 ईस्वी में, 1600 में ब्रिटिश यानी अंग्रेज लोग यहाँ आए थे। और वो किस रूप में आए थे? दे केम इन इंडिया एज ट्रेडर। किसके फॉर्म में आए थे? वो व्यापारी के रूप में आए थे। और किसके फॉर्म में आए थे? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ध्यान में रखना आप लोगों को। अंग्रेज किस रूप में यहाँ आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे, ट्रेड करने आए थे, बस व्यापार करने आए थे। चलिए, आपको पता चल गया 1600 में। इनको एक चीज और मैं बता देता हूँ कि आपको वहाँ की जो महारानी थी, वहां से उनको रॉयल चार्टर मिला था। रॉयल चार्टर का मतलब ट्रेड मोनोपोली हो गया कि भाई तुम इंडिया में ब्रिटेन का और कोई कंपनी यहाँ आके व्यापार नहीं कर सकता है। तुम्हारा मोनोपोली होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली होगा कि तुम ही इंडिया के साथ व्यापार कर सकते हो। तो इसी चार्टर को लेके हमारा अंग्रेज लोग इंडिया में आया व्यापार करने के लिए। क्या हुआ? धीरे धीरे वो लोग अपने आप को मजबूत करते चले गए।
धीरे धीरे वो लोग अपने आप को मजबूत करते चले गए। उसके बाद हम लोग को ज़्यादा डीप में नहीं जाना, उसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे, लेकिन अभी पॉलिटी में उतना डीप में नहीं जा सकते हम लोग। अब 1600 में तो आ गए, धीरे धीरे अपने आप को पावर मजबूत करते 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 आप सबको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। कौन सा? 1757 का बैटल ऑफ पलासी। पलासी का युद्ध हुआ था कब? 1757 में। 1757 में किनके बीच में? कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में। किनके बीच में लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ पलासी? कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में ये लड़ाई हुई थी या फिर ये युद्ध हुआ था। इसमें कौन जीता था? जो हमारे कंपनी थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसको हरा दिया। अब यहाँ देखिए, आप लोगों को देख रहा होगा कि अंग्रेज लोग यहाँ अपना धीरे धीरे अपना कब्जा करने लग गए, अपना दिखाने लग गए। तो उन्होंने क्या किया? सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था उसको बैटल ऑफ पलासी 1757 की पलासी का युद्ध में हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ? 1764 में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 1757 में तो हरा दिया, उसके बाद उनको पपेट रूलर बना दिया उन्होंने। उसके बाद यानी कठपुतली की तरह बना लिया था। वहां का जो नवाब को उन्होंने किया था उनको कठपुतली बना दिया था। जो नया नवाब को उन्होंने बैठाया था उनको कठपुतली बना दिया था। वो शासन तो करते थे लेकिन वो इनके कहने पे शासन करते थे। अंग्रेज लोग जो कहते थे वो करते थे। और यहाँ रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ही वो कंपनी का कमांडर था। जब ये युद्ध हुआ था बैटल ऑफ पलासी का युद्ध हुआ था तो रॉबर्ट क्लाइव उस ब्रिटिश आर्मी का कमांडर था। और उसने किसको हराया था? सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था। जो हो गया। इसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ। वो कौन सा हुआ? 1764 का यानी 1764 का बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर की लड़ाई हुई। उसमें क्या हुआ? फिर कंपनी जीत गई। और यहाँ कंपनी इस बार अकेले नहीं जीती, वो इस बार अवध और जो हमारा मुगल इंपेरल था उसके मुगल के दोनों के सेना को हराया इन्होंने। कंपनी ने अवध और मुगल दोनों के सेना को एक साथ हरा दिया। दोनों वहां इस टाइम में जो अवध और फिर हमारे मुगल थे, इन दोनों का सेना एक साथ आई लड़ने के लिए कंपनी से, लेकिन कंपनी ने उनको भी हरा दिया। यहाँ से तो और इनका मनोबल ऊंचा हो गया, कंपनी का और मनोबल ऊंचा हो गया कि भाई अब हम लोग अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग राज्य को कब्जा कर सकते हैं, हम लोग अगल बगल अपने जो भी पड़ोसी हैं उन सबको कब्जा कर सकते हैं। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाता है 1764 की बक्सर की लड़ाई। अब ये बक्सर की लड़ाई हुई, इसी के आधार पे 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई यानी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। इसके हिसाब से क्या हुआ? कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल गया। दीवानी कंपनी ऑब्टेन्स द दीवानी राइट्स। तो ये दीवानी का अधिकार क्या होता है? दीवानी राइट्स क्या होता है? राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। मीन्स कि कंपनी को वहां के राजस्व और न्याय का अधिकार मिल गया। अब जो कंपनी थी वहां पे जो भी राजस्व को कलेक्ट कर सकती थी, रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकती थी और वहां न्याय दे सकती थी। ये किनका काम रह गया? अब कंपनी का हो गया। तो धीरे धीरे आप लोग देख रहे हो कि कैसे वो अपना पैर जमाते जा रही है, कंपनी अपना पैर जमाते जा रही है। ये इलाहाबाद की संधि भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग इसके बारे में डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पॉलिटी यानी राज व्यवस्था और संविधान पढ़ना है, तो हम लोग ऊपर ही इसको देखते हैं। हिस्ट्री में हम लोग और पूरा डीप में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 18वीं शताब्दी के 20 तक यानी लगभग 1750-60 के आसपास हमारे जो भी यहाँ ब्रिटिश लोग यहाँ आके अपना व्यापार कर रहे थे या फिर अपना छोटा मोटा शासन, छोटे छोटे राजे रजवाड़े को शासन कर रहे थे, तो वो बेसिकली उनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। जो ट्रेडिंग सेटलमेंट्स होते थे, और वो कितने थे? 3 प्रिंसिपल ट्रेडिंग सेटलमेंट थे, तीन सेटलमेंट से। और उन्हीं 3 सेटलमेंट्स को, उन्हीं 3 बस्तियों को हम लोग प्रेसिडेंसी भी कहते हैं। तो ये उनको वो लोग प्रेसिडेंसी कहते थे। क्या कहते थे? प्रेसिडेंसी। और प्रेसिडेंसी कितने थे? 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। कौन कौन से प्रेसिडेंसी? पहला मद्रास प्रेसिडेंसी, दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी और तीसरा बंगाल प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी को हम लोग प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज भी कहते हैं। उसका बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, तीसरा हो गया
बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसको हम लोग प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम भी कहते हैं। मेनली इनका जो कॉन्सोलिडेशन, पावर कॉन्सोलिडेशन था, इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी पे हुआ करता था। वहीं से अपना वो व्यापार और भी सारी चीजों को कंट्रोल किया करते थे। ये तीन प्रेसिडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्हाट वर द 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश लोगों का, ब्रिटिश का जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन थे? मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया और बंगाल हो गया। ये भी ध्यान में आपको रखना। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंसी ऑफ सेंट जॉर्ज ये हो गया। और बंगाल प्रेसिडेंसी को प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, इस पे तो बहुत बार क्वेश्चन आया, प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। ठीक है, बंगाल को याद रखना है फोर्ट विलियम और मद्रास को सेंट जॉर्ज। ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये तीनों के तीनों जो प्रेसिडेंसी थे, इन तीनों के तीनों प्रेसिडेंसी को एक गवर्नर के द्वारा प्रशासित किया जाता था। ईच प्रेसिडेंसी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नर, सबके गवर्नर होते थे। यानी मद्रास के भी एक गवर्नर होंगे, बॉम्बे के भी एक गवर्नर होंगे और बंगाल के भी एक गवर्नर होंगे, बंगाल का भी एक गवर्नर होगा। तो तीनों का एक एक गवर्नर हुआ करता था, जो अपना शासन चलाता था, प्रशासन देखता था कि कैसे कंपनी काम करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, और जो भी उनका पॉलिसी बनाना होता था वो गवर्नर का काम होता था। यानी राज्यपाल वहां का कह सकते हैं एक हिसाब से। तो चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है। अब आप सबको पता होगा कि क्या हुआ, धीरे धीरे कंपनी के प्रति, कंपनी के खिलाफ एक रिसेंटमेंट बढ़ता चला गया, एक विरोध बढ़ता चला गया। हम लोग को इसके कारणों में नहीं जाना है, कारण के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इनके कारण, उन कारणों की वजह से बहुत सारे कारण हुए थे। किसान लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ राजे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, या बहुत सारा ऐसा रीजन था जिसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करना है। उस वजह से क्या हुआ, एक सिपाही विद्रोह चालू हुआ। कब सिपाही विद्रोह चालू हुआ? 1857। आप सबको ये पता होगा, आई होप। 1857 में क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था, या फिर उसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये बहुत ही भयानक हुआ था। लगभग देश के अलग नॉर्दर्न पार्ट में तो बहुत ही भयानक हुआ था। अलग अलग लोगों, बहुत लोग, अंग्रेजों को मारा गया और बहुत जगह युद्ध छिड़ गया। और धीरे धीरे यहाँ अंग्रेजी शासन को अब लगा, बाद में जीत तो गई वो, सब जगह धीरे धीरे अपना कब्जा तो जमा लिया फिर से अंग्रेजों लोगों ने, अपने दम के बल पे, अपने जो उनके पास हथियार थे उनके दम पे, अपने पॉलिसी के दम पे, इन सब स्ट्रेटजी के दम पे, इन सब पे तो उन्होंने फिर कब्जा कर लिया। लेकिन कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब कंपनी को डर हो गया, डर बैठ गया उनके अंदर कि भाई हम लोग ऐसे काम करेंगे तो नहीं चलने वाला है, ऐसे हमें यहाँ की जनता को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसे ही हम लोग लूटते नहीं रह सकते हैं। अब क्या हुआ इसके कारण क्या हुआ? क्रांति के बाद भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। क्या किया? वहां की जो ब्रिटिश सरकार थी, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड में बैठे हुए सरकार थे, ब्रिटेन में बैठा हुआ जो सरकार था, उन्होंने अब यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि यहाँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, कंपनी यहाँ रूल कर रही थी, उन कंपनी के हाथ से सत्ता को छीन लिया। बोला कि नहीं, अब तुम्हें यहाँ सत्ता करने का कोई अधिकार नहीं है। ये हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ? अब ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज ने, वहां के ब्रिटिश सरकार ने खुद अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली गवर्नेंस ऑफ इंडिया। भारत में शासन करने के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। किसने ले ली? ब्रिटिश क्राउन ने, यानी ब्रिटिश ताज ने। और किनके नाम से? क्वीन विक्टोरिया, वहां की जो महारानी विक्टोरिया थी, उनके नाम पे अब इंडिया में शासन होने लग गया। और हमारे कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह यहाँ खत्म कर दिया गया, उनके हाथों से सत्ता ले लिया गया। यही ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज या फिर ब्रिटिश जो राज चल रहा था वो 15 अगस्त 1947 तक चलता रहा। तो हम लोग बेसिकली देख सकते हैं कि 2 हेडिंग में हम लोग रख सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा का पूरा हमारा जो अंग्रेजों का यहाँ शासन है, उसको 2 भाग में रख सकते हैं। कौन कौन सा भाग? पहला कंपनी रूल, कंपनी का शासन। कंपनी का शासन कब से कब तक? 1773 से लेकर 1858 तक। 1757 में आपको बैटल ऑफ प्लासी हुआ। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास कर लिया गया। तो हमारा कंपनी का शासन कब से कब तक चला? 1773 से लेकर 1858 तक।
और उसके बाद क्या हुआ, 1858 के बाद मैंने बता ही दिया कि क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश राज ने वहां का सत्ता अपने हाथों में ले लिया। और 1857 से लेकर 1947 यानी जब तक हमारा देश आजाद हुआ तब तक पूरा का पूरा सत्ता उन्होंने अपने हाथ में रखा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, इन्हीं दोनों हेडिंग को देखेंगे, कंपनी रूल और दूसरा क्राउन रूल, यानी कंपनी का यहाँ शासन व्यवस्था कैसा रहा, कंपनी ने यहाँ, कंपनी के टाइम में यहाँ कौन कौन से एक्ट पास किए गए, कौन कौन से कानून पास किए गए और उनका क्या क्या प्रोविजन था वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब ब्रिटिश ताज ने, ब्रिटिश सरकार ने खुद अपने हाथ में सत्ता संभाल लिया, उसके बाद किस किस तरह के कानून पास हुए। यहाँ हम लोग बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, ये इन सब चीज़ों के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अभी के संविधान को समझने के लिए, अभी के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, हमारा हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का इतिहास को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं बेसिक से लेके चलाऊंगा, पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आपको पूरा का पूरा राज व्यवस्था और संविधान, पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं बीच बीच में क्विज भी करवाते रहूंगा, ताकि आपका क्वेश्चन का भी रिवीजन होता जाए, क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस होता रहे। और आपके पास जो भी बुक है, दिशा का बुक हो या फिर जो भी बुक है आपके पास, उन बुक से आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मत छोड़िए। और मैं तो क्वेश्चन करवाऊंगा ही, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं और उस पर अपना क्विज कर सकते हैं। मैं लाइव क्विज भी लाऊंगा, लाइव क्वेश्चन भी करवाऊंगा आगे। अब ये सब हम लोग आगे देखेंगे, कंपनी रूल, कंपनी ने कैसे रूल किया, उनके क्या क्या एक्ट हुए, इन सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अब मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। और आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल एडुजीवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी हमारे चैनल एडुजीवा को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं नोट्स क्विज के लिए तो हमारे इस नंबर 6200835323 यानी 6200835323 पे संपर्क करें और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आप नोट्स और क्विज भी वहां प्राप्त कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो। तो आई होप मजा आएगा। मैं आपका पूरा का पूरा जीके कवर करूंगा, यानी जनरल अवेयरनेस कवर करूंगा। मेरा नाम भी ऋषभ है और मेरा टीम में एक ऋषभ झा है, वो आपके लिए मैथ की पूरी तैयारी करवा रहा है। वो भी बेसिक से मैथ आपके लिए उठाए हैं, तो वो भी आपको मैथ्स की पूरी तैयारी कराएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे नंबर सिस्टम पे उठाया गया और ऊपर से बेसिक टू के एडवांस लेवल तक ले जाया जाएगा। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर आपका आरआरबी हो, बैंकिंग के लिए मैथ तो आपको बैंकिंग का भी जरूरी पड़ जाएगा, वहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें और दोस्तों में धड़ाधड़ शेयर करते रहें कि सबको इसका फायदा मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मैं इसी के साथ आपके साथ विदा लेता हूं कि आप हमारे साथ बने रहोगे और हमारा कोर्स करते रहोगे, सो दैट कि आपको बहुत ही फायदा होगा। मैं उम्मीद और गारंटी देता हूं कि आपको बहुत ही फायदा होगा। तो थैंक यू दोस्तों, बाय, थैंक यू।